बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और आपके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। सानिया बल्दिया टाउन, निसार मुराई और उज़ैर बलोच, ये तीन JIT जो है ये सामने लेकर आई सिंध हुकूमत। और उसके बाद बहुत ही बहस मुबाहिसा टेलीविजन पर आपने सुना। पिछले 3-4 दिन से बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सी बातें की जा रही हैं। असली JIT कौन सी? अली ज़ैदी साहब जो है वो एक JIT दिखाते हैं, एक और JIT है जो सिंध हुकूमत दिखाती है। फिर इस JIT के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाए जा रहे हैं, पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक वो वक्त था कराची में जब अल्ताफ हुसैन साहब जो एक दहशत की अलामत होते थे, और जब वो टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाते थे, मुझे याद है न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज में होती थी, और उस वक्त जब वो आ जाते थे तो उनकी खांसी तक के लिए एंकर जो है रुक के इंतजार करता था। और अगर वो टीवी पर मौजूद है, लाइव है, तो उसके बाद किसी की जरूरत नहीं थी कि टेलीविजन स्क्रीन जो है या कोई टीवी चैनल जो है वो अपना किसी और लाइव के ऊपर जा सके। अगर अल्ताफ हुसैन मौजूद है तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन मौजूद है। एक वो वक्त था। फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़्ब हुआ। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद हमने ये भी सुना कि जो सहूलतकार होंगे उन्हें भी पकड़ा जाएगा, उन तक भी हाथ जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि ये JIT आई। जब ये JIT आई तो सवाल ये उठने शुरू हो गए कि नाम उज़ैर बलोच का मौजूद है, उज़ैर बलोच ने जो काम किए वो भी मौजूद है, लेकिन वो JIT जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखा रही है उसमें उन सहूलतकारों का नाम मौजूद नहीं है। मेरे साथ बहुत ही सीनियर शख्सियत इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट, उन्हें आप प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में जियो पर देखते भी हैं। मजहर अब्बास साहब, आपसे ज्यादा इस पर कौन बात कर सकता है? कराची के हालात, आपका ये सारा वक्त आपने वो देखा है MQM का जो वो वक्त था और एक ये वक्त है। बेशक हालात तो बेहतर हुए हैं, लेकिन ये जो JIT है ये क्या बता रही है? ये जो दो JIT है ये क्या बता रही है? बहुत बहुत शुक्रिया मेहरीन। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जिस चीज पर हम बहस कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, उसकी कोई कानूनी हैसियत भी है या नहीं है। बिल्कुल और सही। अगर कानूनी हैसियत नहीं है तो ये इस JIT पे इस तरह की बहस एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है। एक ये चीज तो हो सकती है कि जी 5 या 7 या 8 एजेंसियों ने बैठ के एक शख्स को सामने बैठाया और उससे उसका बयान लिया, लेकिन इसकी कोई चीज जो है वो अदालत में एक्सेप्ट नहीं होती। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन को हेल्प आउट तो कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अदालत में जो चीज एक्सेप्ट होती है वो मुल्जिम का 164 का स्टेटमेंट है। अब 164 के स्टेटमेंट की भी बहुत सी जो है दीगर मामलात होते हैं कि अगर वो अक्यूज ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये जराइम मैंने किए हैं, तो उसमें वो जिसका भी नाम ले रहा है वो उसको एक कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एक स्टेटमेंट ये होता है कि मैंने तो नहीं किया लेकिन मैंने इन लोगों को करते हुए देखा, तो उस स्टेटमेंट की कोई खास हैसियत नहीं होती। अब जिस चीज पर बहस हो रही है, पहली चीज ये कि बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिमान चंद एक को छोड़ के वो जो है उनके पर मुकदमात चल रहे हैं और तकरीबन वो केस जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। मेरा ख्याल है क्लोजिंग आर्गूमेंट भी हो गए हैं। दूसरा है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच गिरफ्तारी से लेके अब तक की जो सूरत हाल है उसमें वो कोई 8-10 महीने मिलिट्री अथॉरिटीज के पास रहा। उधर उस पर एक मुकदमा भी चला जिसमें उसे 12 साल सजा हुई। बाकी मुकदमात जो हैं जिसमें कत्ल के मुकदमात हैं, दीगर मुकदमात हैं, वो अभी अदालतों में जेर समाअत हैं। लेकिन जिस पीरियड में ये सब कुछ हुआ, जो इस वक्त हम बहस कर रहे हैं वो इस चीज पे बहस कर रहे हैं कि कौन सी JIT दुरुस्त है या कौन सी JIT गलत है। बिल्कुल अहम चीज ये है कि वो आदमी इस वक्त कस्टडी में है। उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। अली ज़ैदी साहब जो है वो कोर्ट गए, उन्होंने कोर्ट से कहा कि JIT पब्लिक की जाए। कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर किया, सिंध गवर्नमेंट ने JIT पब्लिक की। अली ज़ैदी साहब ने उस JIT पर जो रिपोर्ट है उस पर ऑब्जेक्शन किया और वो एक नई JIT लेकर आए हैं जो उनके बकौल ये असल JIT है। अब सिंध गवर्नमेंट ने तो अपनी JIT सबमिट करा दी है अदालत में। अली ज़ैदी साहब को अगर सिंध गवर्नमेंट की JIT पे डाउट्स हैं तो वो उसी अदालत में जा सकते हैं जिस अदालत में सिंध गवर्नमेंट ने अपनी JIT सबमिट करवाई है, और इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं कि ये जो JIT सिंध गवर्नमेंट ने जमा कराई है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम पिछले 2 दिन से इस चीज पर बहस कर रहे हैं। फरूख हबीब साहब ने कुछ देर पहले टेलीविजन पे यही कहा है कि हम अदालत में लेकर जाएंगे इस मामले को, हम इसको अदालत में लेके जा रहे हैं। अब उसमें 2 चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, एक तो 2 चीजें हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं PTI वाले। ये याद रखें कि ये सारा जितना भी 2008 से 2000
13 तक चीजें हुई हैं, इसमें सबसे अहम चीज जिसको मैंने नहीं देखा कि टेलीविजन पे उसको वो अंडर डिस्कशन आई हो, वो कराची बदअमनी केस है, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चौधरी खुद साहब ने। नोटिस लिया था। और वो नोटिस इस वजह से लिया था 2011 में, क्योंकि पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से बेशुमार खबरें आ रही थी कि कराची में लड़कों को अगवा किया जा रहा है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। उस पर उन्होंने नोटिस लिया था, और वो उस नोटिस, वो कराची बदअमनी केस फिर तब्दील हो गया था कराची बदअमनी अमल दरामद केस, कि उस पर अमल दरामद हुआ। उसी में ये जो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्लेम कर रही है कि जी उन्होंने ऑपरेशन किया, वो भी उसी दबाव का और उसी डायरेक्टिव का हिस्सा था। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में ये लिस्ट सबमिट हुई कि किन किन जमातों के अस्करी विंग मौजूद हैं, और ये सारी चीज जिसको हम बहस कर रहे हैं इस वक्त, ये सारी चीज उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी डिसोन कर रही है उजैर बलोच को, लेकिन पीपल्स पार्टी डिसोन नहीं कर रही कि उस वक्त के होम मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा थे, जो उजैर बलोच को ओन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जुल्फिकार मिर्जा अगर उजैर बलोच को ओन कर रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा पीपल्स अमन कमेटी को ओन कर रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा ये कह रहे हैं कि उनके मातहत उजैर बलोच ने ये सारी चीजें ऑपरेशंस किए हैं, तो ये उस वक्त का रोल पीपल्स पार्टी बताए कि जब 2008 से लेके 2011 तक उजैर बलोच या पीपल्स अमन कमेटी के तहत ये काम हो रहे थे, और जुल्फिकार मिर्जा होम मिनिस्टर थे, जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ क्या कार्रवाई की। अब आप बात सुने, वो दूसरी बात कहते हैं जुल्फिकार मिर्जा बाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए, और जुल्फिकार मिर्जा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उजैर बलोच पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए बाद में बोलने लगा क्योंकि उजैर बलोच की एफिलिएशन थी डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के साथ, और वो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की जब पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन खत्म हुई, तो उजैर बलोच ने भी और उनके लोगों ने भी पीपल्स पार्टी से अपनी एफिलिएशन खत्म करवा ली। वरना 2008 में जब ये फैसला हुआ, तो उस वक्त ये सूरत हाल हुई कि बाकायदा उस वक्त के लियारी के एमएनए, जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत होनी चाहिए थी, नबील कपूर, उन्होंने इस चीज को अपोज किया, इस ऑपरेशन को। यानी उजैर बलोच को जब, ऑपरेशन कह रहा हूँ, उजैर बलोच को जब जुल्फिकार मिर्जा ने कहा कि पीपल्स अमन कमेटी के तहत उन्होंने लियारी में काम करना है, तो जो वहां का एमएनए था उसने अपोज किया। पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे उस पीरियड में बहुत नुकसान हुआ, और पीपल्स पार्टी की क़यादत ये नहीं समझ सकी वो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा कितने ताकतवर थे, कितने नहीं थे। वो जितने भी ताकतवर थे वो कायम अली शाह से ज्यादा ताकतवर थे यकीनन, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की या तो खामोशी, या उन्होंने उनको ये कहा था कि एमक्यूएम की मिलिटेंसी को खत्म करो, जो भी वो रीजन हो, लेकिन जुल्फिकार मिर्जा के तहत उजैर बलोच काम करता रहा, और वो ऐसा पीरियड है जिसको पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट डिसोन नहीं कर सकती। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चलिए, मजहर अब्बास साहब, ये तो वो पूरी हिस्ट्री है जो आपने बयान की ना। अब ये जो दो जेआईटी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस जेआईटी की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन अब जो भी है, एक जेआईटी तो है सामने हमारे, जिसके ऊपर काम हुआ है, इतने साल काम हुआ। इतने पहले ये जेआईटी जो है, इसकी रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए थी, नहीं आई, अब चले आ गई। अब वो कौन सी वाली जेआईटी है जिस पर अमल दरामद होगा, और अमल दरामद कैसे होगा? हाउ वुड इट बी पॉसिबल? देखिए, अमल दरामद कैसे होगा? अमल दरामद आप मतलब अदालतों में ही है ना मामला, तो जेआईटी को तो अदालत रिकग्नाइज नहीं करेगी। रिकग्नाइज वो करेगी जो किसी एक केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस के हवाले से जो है वो अपनी रिपोर्ट उसने सबमिट की होगी। कुछ केसेस में चालान चार्ज फ्रेम हो गया है, कुछ केसेस में नहीं हुआ है, वो प्रोसेस तो चलता रहेगा। इस जेआईटी की कोई हैसियत, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस तो बयान हलफी जो है मजहर अब्बास साहब उजैर बलोच का, वो कितना एक इम्पोर्टेंट है? बयान हलफी इम्पोर्टेंट है। बयान हलफी वो लेके जाएं, उसमें अब जो भी है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए कि उस बयान हलफी की बुनियाद पर चीज़ों को आगे बढ़ाए, और अगर उस बयान हलफी में उस बयान हलफी को अदालत दुरुस्त मान लेती है, जो कि जाहिर है वो मानेगी। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो अली जैदी साहब हैं, वो जिस केस पे ज्यादा उन्हें जोर देना चाहिए, वो उससे ज्यादा पॉलिटिक्स पर जोर दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ उजैर बलोच, पॉलिटिक्स ऑफ पीपल्स पार्टी,
उसके अलावा जो लीगली चीज़ों को करना चाहिए वो लीगल जो उसमें वो उस तरीके से नहीं जा रहे। वो समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस इसका सुओ मोटो नोटिस ले। मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस इसका सुओ मोटो नोटिस लेंगे, वैसे मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि उजैर बलोच के केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री का केस ऑलमोस्ट क्लोजिंग पर है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो नोटिस लेना मुझे लगता नहीं है। सिर्फ अली जैदी साहब को अगर वो अपनी इस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यही असल रिपोर्ट है, तो उन्हें चाहिए कि जिस कोर्ट ने ये रिपोर्ट्स जारी करवाई हैं उसी अदालत में चले जाएं, उसी अदालत से कहें कि सिंध गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस पर उन्हें डाउट है और उनके सामने ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगर वो रास्ता अख्तियार नहीं करते तो मुझे इससे ज्यादा इसमें और कुछ नजर नहीं आ रहा कि दोनों तरफ से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी, एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन होती रहेंगी और अदालतों में जिस तरह मुकदमा चल रहा है उस तरह चलता रहेगा। मतलब आप ये समझे मजहर साहब कि ये जो इस वक्त दोनों पार्टीज कर रही हैं ये सिर्फ सियासत पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं और कोई इसका मकसद नहीं है। 3-4 दिन से आवाम को इन्होंने बुद्धू बनाया हुआ है। हम लोग जो सारा वक्त टेलीविजन के आगे बैठकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि पता नहीं इस जेआईटी में से क्या निकलने वाला है, तो कुछ भी नहीं निकलना। सारा मामला जो है वो जिस फोरम पे डिस्कस होना चाहिए वहां पे हो नहीं रहा। दैट इज इट। देखिए, आप मसला ये कि मैं आज भी शाम से टॉक शोज देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था, कितने हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स गए हैं, उन्होंने मालूम किया है कि बल्दिया फैक्ट्री का इस वक्त केस किस जगह पे है, किस स्टेज पर है। उन्होंने मालूम किया कि जाके इस वक्त जो उजैर बलोच के केसेस हैं उनकी नौयत क्या है। वो जो 198 मर्डर केसेस का कह रहा है, वो 198 मर्डर्स की FIRs किधर हैं। एक FIR में 50 लोगों के नाम हो सकते हैं, 2 FIR, जितनी भी FIRs हैं, कि टोटल नंबर ऑफ FIR इस वक्त कितनी है उजैर बलोच के ऊपर और उनकी जो केस स्टैंडिंग क्या है, ये चेक किया जा सकता है कि किसी FIR में या किसी भी केस प्रोसीडिंग में कोई भी JIT सबमिट हुई है या नहीं हुई है सबमिट। क्योंकि अगेन मैंने कहा वो JIT की अलग हैसियत होती है। तो जो चीज करने की है वो ये है, लेकिन ये अपनी जगह एक ठीक है, एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये चीजें होती हैं। अली जैदी साहब ने एक चीज को बहुत फोर्सफुली वो सामने लेकर आए हैं, उसका जवाब सिंध गवर्नमेंट दूसरे अंदाज में दे रही है। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ सोचने की जरूरत ये कि क्या ये जरूरी था कि जब अली जैदी साहब ने कहा और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तभी आपने JIT को पब्लिक किया। उससे पहले भी कर सकते थे। JIT रिपोर्ट्स बदकिस्मती से बेशुमार JIT रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कॉन्फिडेंशियली भी देखी हैं, अदरवाइज भी देखी हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कभी कि JIT की रिपोर्ट जो है किसी अदालत में सबमिट हुई हो और उस JIT की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा चला हो। ठीक है, चले, ये तो एक बात होगी। अच्छा मजहर साहब, चले एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। फॉर इंस्टेंस हम ये समझते हैं कि ये JIT जो है ये अब चली जाती है अगर आगे या इसके ऊपर सुमोटो ले लिया जाता है, तो फिर इससे पॉलिटिकली जो सिनेरियो चेंज होगा वो आपको क्या होता नजर आता है? मैं अब भी बात कर रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि MQM जो इत्तेहादी है और बहुत सवाल उठेंगे। जुल्फिकार मिर्जा भी इसमें बहुत उनका नाम आ रहा है, बहुत से लोग और है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके भी नाम आएंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से चेंज होता दिखाई देता है अगर सही मानों में इस रिपोर्ट को उठाया जाएगा तो? देखिए, सही मानों में फर्ज करें बल्दिया फैक्ट्री केस में अगर अम्मार सिद्दीकी और जितने लोग हैं, रऊफ सिद्दीकी, इन सबको सजाएं हो जाती हैं तो जाहिर है MQM पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, चाहे वो उनका बराह रास्त वो माजी की MQM से हो, जो भी हो। लेकिन इस वक्त बहरहाल MQM पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से नाम आ रहा है और नाम है उनका। तो अगर उनको सजा होती है तो जाहिर है एक पॉलिटिकल सेटबैक MQM पाकिस्तान को हो सकता है। उसमें बिल्कुल इसी तरीके से अगर उजैर बलोच की JIT को जो या उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट को अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उन लोगों के वारंट इशू करती है जिनके नाम इसमें दिए गए हैं, तो पीपल्स पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है इस केस में जो है वो ट्रायल को फेस कर सकते हैं इस चीज में। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली तो नुकसान हो सकता है अगर आगे चल के इस चीज को अदालतें जो हैं उसी अंदाज में टेकअप करती हैं, उसी अंदाज में एक्सेप्ट करती हैं जैसे कि JIT या 164 का स्टेटमेंट मौजूद है।
ठीक है। अच्छा मजहर साहब, और ये जो इस वक्त सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अली जैदी साहब जो हैं वो ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो मुल्जमान को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है? जिस जीआईटी की कानूनी हैसियत नहीं होगी उसमें मुल्जमान को कैसे फायदा होगा, लेकिन ये मुल्जमान को इस हवाले से फायदा हो सकता है, चाहे वो ये जीआईटी हो या दूसरी जीआईटी हो, कि अगर उसकी जीआईटी में जो फाइंडिंग्स हैं, जीआईटीज में जो चीजें लिखी हैं और कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है उसमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं तो उसका फायदा मुल्जमान को पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि फिर दोनों तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? अनइंटेंशनली, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो जीआईटी की रिपोर्ट पब्लिक करना ही नहीं चाहती थी। अब उसके जो भी मकासद हों, जाहिर है उसमें उनका उनका एक वीकर लिंक तो नजर आता है हमें कि जुल्फ़िकार मिर्जा के या 2008 के पीरियड में जुल्फ़िकार मिर्जा और उज़ैर बलोच का जो रोल था उसमें भारत सिंध हुकूमत की कमजोरी तो नजर आती है, पीपल्स पार्टी की वीकनेस तो नजर आती है उसमें। लेकिन पीटीआई इसको इसलिए वो करना चाहती है कि पीटीआई दो वजह से इसको ज्यादा फोर्सफुली एड्रेस कर रही है। एक तो वो पीपल्स पार्टी को डिफेंसिव पे, मजीद डिफेंसिव पे डालना चाहते हैं, और दूसरे ये कि जाहिर है असेंबली में जो लोग बहुत ज्यादा वोकल हैं उनके ऊपर भी दबाव आएगा, जिस तरह कादिर पटेल हैं उसमें। तो ये चीजें अगर आगे बढ़ती हैं और ये मुकदमा किसी तरीके से ये मुकदमात की शक्ल लेती हैं, इनकी गिरफ्तारियां होती हैं, इनके वारंट इशू होते हैं, तो नेचुरली पीपल्स पार्टी को भी और एमक्यूएम पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। ठीक हो गया। और आखिरी सवाल मजहर साहब के, क्या इस जेआईटी के ऊपर एक और जेआईटी का भी कह सकते हैं इमरान खान साहब, एक और जेआईटी जो है वो लाई जाए, क्योंकि इतनी ये कंट्रोवर्शियल हो गई है जेआईटी? नहीं, पहले अदालत में मेरा ख्याल है फैसला करने दें, उन लोगों से, उन इदारों से मालूम करें। वो इदारे जो ऑफिसर्स थे वो बहरहाल ऑफिसर्स तो मौजूद हैं जिन्होंने ये जीआईटी जिनका नाम आया था, तो आप प्राइम मिनिस्टर या इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनसे पूछ सकती है कि जी ये जीआईटी की रिपोर्ट्स की को क्लैरिफाई किया जाए, ये ऑफिसर्स क्लैरिफाई करें। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बना रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि उन इदारों के अंदर ये बहस हो रही है कि हमें इसका कोई जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन इस चीज को जितना जल्दी क्लियर कर लें उतना उतना बेहतर है, वरना जितनी कंट्रोवर्सी होगी उस कंट्रोवर्सी का फायदा मुल्जमान को जाता है। बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, आपको बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत ही अच्छा ये तज्जिया आपका रहा। हम लोगों ने जो सुना इससे हमने जरूर समझा इस बात को कि जेआईटी जिसके ऊपर इतनी इस वक्त बहस हो रही है, असल बहस तो इसके ऊपर होनी चाहिए कि असल फोरम कौन सा है जिस पर इसको अब लेकर जाना है और इसको परसू करना है, ना कि ये कि इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते रहे और बाल की खाल जो है वो उतारी जाती रहे। जो अली जैदी साहब अगर समझते हैं कि ये जेआईटी जो है ये दुरुस्त नहीं है जो सिंध हुकूमत दे रही है, तो वो सही फोरम जो है जिसका कि हबीब साहब ने, अभी फारूक हबीब ने कहा कि हम इस अदालत लेके जाएंगे, तो वही एक मुनासिब फोरम होगा। क्योंकि इसमें बात हो रही है उन इदारों की भी जो बहुत ही जिम्मेदार इदारे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स है, उसमें आईबी है, एमआई है, तो ये इदारे जो है उनके दस्तखत मौजूद है। तो यकीनन जैसे कि मजहर अब्बास साहब ने कहा कि वहां अंदर भी ये बात हो रही होगी यकीनन कि इसका जवाब दिया जाए कि ना दिया जाए, तो इस मोड़ तक ना उनको लाया जाए बल्कि इससे एक सही फोरम के ऊपर परसू किया जाए। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह।